हूं और आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के धुआंधार क्वेश्चंस। और मैं दोस्तों आज कहता हूं मैं हूं जोश में, और क्या आप भी जोश में हैं? दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूं क्योंकि कल से आप जानते हैं मैंने लेवल को टफ कर दिया है। मैं आज 30 प्रश्न लूंगा, हो सकता है 9:15 बज जाए या 9:30 बज जाए। आपको इस 30 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन सही करके दिखाने हैं। और अब दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा आज के। एक बार साउंड को चेक कर लिया जाए और मुझे कंफर्म बस इतना बता दिया जाए क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और दोस्तों मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन और ये धमाकेदार क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या अभिक्रमायोजित अनुदेशन के कितने सिद्धांत हैं दोस्तों? तो स्किनर ने दोस्तों अभिक्रमायोजित अनुदेशन का एक सिद्धांत दिया है। इसमें कुल कितने सिद्धांत हैं? पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा दोस्तों 7। आइए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अभिक्रमायोजित अनुदेशन के कितने सिद्धांत हैं दोस्तों? आइए पहला 1, 3, 5, 7। आइए शुरू करते हैं। यस आइए दोस्तों, आइए आइए। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने एक आदमी का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिडनी प्रेसी। तो दोस्तों सिडनी प्रेसी को आपको बता दूं, एक आदमी था जिसका नाम था सिडनी प्रेसी। और पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार और यूज किया था किसने? सिडनी प्रेसी ने। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार और यूज किया था सिडनी प्रेसी ने। और सिडनी प्रेसी की मदद से महान बीएफ स्किनर ने दोस्तों अभिक्रमायोजित अनुदेशन 3-4 बार यूपीटीटी में पूछा गया है, इसका दोस्तों आविष्कार किया उन्होंने। और इसके कुल 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत है दोस्तों। अभिक्रमायोजित का अगर अभी काट दोगे तो मैंने दोस्तों क्लास में आपको बताया है यह श्रृंखलाधिगम जैसा है और इसके 5 सिद्धांत हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं यह 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। आइए पहला, आइए यस, क्रमिक लघुपद। क्रमिक लघुपद का सिद्धांत, आइए देखते हैं क्रमिक लघुपद का सिद्धांत। दूसरा, आइए सक्रिय सहभागिता, सक्रिय प्रतिभागिता का सिद्धांत, प्रतिभागिता का सिद्धांत। तीसरा, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत था, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। चौथा, स्वगति का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत। और पांचवा, स्वपरीक्षण का सिद्धांत। क्या? स्वपरीक्षण का सिद्धांत। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उत्तर हो गया 5। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं इधर बगल से समझाऊंगा, बगल से। दोस्तों यह कंप्यूटर असिस्टेड प्रणाली थी जिसमें क्या करता है कि आप उबे ना, इसलिए पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। यह क्रमिक लघुपद का सिद्धांत कहता है। दूसरा, क्योंकि एक समय में एक ही इकाई आती है और स्टूडेंट खुद से एक्टिव रहता है, यह सक्रिय प्रतिभागिता, क्योंकि इंटरेक्शन होता रहता है। और तुरंत, जैसे दोस्तों आपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट आप लेते हो, तुरंत आप उत्तर जमा करते हो, तुरंत फीडबैक आ जाता है आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। दोस्तों स्वगति का सिद्धांत, यहां टीचर नहीं है कि चैप्टर भाग जाएगा, यहां कंप्यूटर पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहे हैं। आप जब तक चाहोगे तब तक क्वेश्चन आपके सामने रुका रहेगा, आप अपनी गति से सीख सकते हैं। स्वगति का सिद्धांत। और यहां खुद को टेस्ट करने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने उत्तर को जमा करके खुद से टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरीक्षण का सिद्धांत। एक बार यस करें, खास हम आपकी बात को समझ रहे हैं। फिर से देखेंगे, क्रमिक लघुपद, छोटे छोटे भागों में बांटना, खुद से एक्टिव रहना, तुरंत फीडबैक का सिद्धांत, अपनी गति से सीखने का सिद्धांत, खुद से परीक्षण करने का सिद्धांत। और टोटल सिद्धांत कितने हुए दोस्तों? 5। फिर से सुनेंगे, अभिक्रमायोजित अनुदेशन जिसे प्रोग्राम्ड लर्निंग या इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसके जनक हैं बीएफ स्किनर। और यह उन्होंने शुरुआत किया था किसकी मदद से? सिडनी प्रेसी की मदद से, जिन्होंने दुनिया की पहली शिक्षण मशीन बनाई। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। स्किनर का श्रृंखलाधिगम पियाजे के किस शब्द से मेल खाता है? आइए, स्किनर का श्रृंखलाधिगम
पियाजे के किस शब्द से मेल खाता है? ऑप्शन ए स्कीमा से, ऑप्शन 2 स्कीम से, ऑप्शन सी अनुकूलन से, ऑप्शन डी समायोजन से। गाइज स्किनर का श्रृंखलाधिगम पियाजे के, सिर्फ आप 15 क्वेश्चन के उत्तर दीजिए, ईमानदारी से बताइए दोस्तों। स्किनर का श्रृंखलाधिगम पियाजे के किस सिद्धांत से, किस शब्द से मेल खाता है? और मैंने दोस्तों, मैं थोड़ा सा एसी चला लूं, मेरा एसी बंद है। ओके यस, मैं गेट बंद कर ले रहा हूं। राइट, आई स्किनर का श्रृंखलाधिगम पियाजे के किस शब्द से मेल खाता है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था श्रृंखलाधिगम क्या है दोस्तों, एक क्रम में सीखना। मैंने उस दिन आपको क्या बोला था कि अगर आपको सब्जी लेने बाजार जाना है और उसके पहले दाएं बाएं मुड़ना है, तो आप दाएं बाएं मुड़ना तो नहीं चाहते हो, सिर्फ सब्जी लेना चाहते हो, पर सब्जी लेने के लिए मजबूरी में ही आपको एक क्रम में सीखना पड़ेगा, क्या? दाएं बाएं मुड़ना, फिर मार्केट में पहुंचना। ठीक वही शब्द है पियाजे का स्कीम्स दोस्तों। स्कीम्स क्या है? किसी काम को करने का सही क्रम ही क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। जैसे एक बच्चे का, मैं हमेशा क्लास में बताता हूं, यूनिफॉर्म पहनना, स्कूल का थैला लादना, फिर स्कूल जाना, यह स्किनर इसे श्रृंखलाधिगम कहता है, जबकि पियाजे इसी को दोस्तों क्या कहता है? स्कीम्स कहता है। एंड द राइट आंसर इज गाइज बी फॉर बॉम्बे। एक बार कंफर्म करें। यस सर, हम समझ गए हैं। कंफर्म करें दोस्तों। यस, लेट्स गो। आइए, एकदम जोश में हो दोस्तों, मैं पढ़ाना चाहूंगा। आई, लेट्स गो। यस, आई आगे चलते हैं। यस, आगे। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, आई स्किनर ने जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त स्किनर ने अनुक्रिया को अपने अनुसार ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा है? आई, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा इसको। स्किनर ने अनुक्रिया को अपने अनुसार ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा है? आई स्किनर ने अनुक्रिया को, दोस्तों मैंने पढ़ाया हुआ है, स्किनर ने अनुक्रिया को अपने अनुसार ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा है? ऑप्शन ए विलोपन, ऑप्शन बी शेपिंग, ऑप्शन सी पुनर्बनन, ऑप्शन डी स्वतः पुनर्लाभ। एक से एक क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा, बस अभी तो सिर्फ आप देखिए। दोस्तों मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, स्किनर के 2 प्रमुख शब्दों के बारे में जिक्र किया है, और एक शब्द दोस्तों, एक शब्द मिलता है, सारी व्याख्या सुनेगा, आज व्याख्या इंपॉर्टेंट रहेगी। एक शब्द कहलाता है विलोपन और दूसरा शब्द कहलाता है शेपिंग, और आपका उत्तर क्या है दोस्तों? शेपिंग। अब पहले उत्तर सुन लेंगे, फिर विलोपन भी सुनेंगे। दोस्तों उत्तर क्या है, ध्यान से पहले विलोपन सुनिए। दोस्तों विलोपन शब्द मैंने आपको पावलॉव में भी पढ़ाया है, पर पावलॉव का विलोपन स्किनर के विलोपन से अलग है दोस्तों। स्किनर का विलोपन क्या है, पहले पावलॉव का विलोपन सुनेंगे। पावलॉव कह रहा है कि अगर आप लगातार घंटी बजाओगे तो पेट थोड़ी भरेगा, अगर भोजन नहीं दोगे तो लार का टपकना धीरे धीरे विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यह पावलॉव का विलोपन है। पर दोस्तों स्किनर का विलोपन एकदम इससे अलग है। क्या? कि पहले जिस चीज के लिए पुरस्कार मिल रहा था, अगर उसी के लिए दंड मिलने लगे तो अनुक्रिया का विलोपन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कई बार इसी क्लास में पढ़ाया है, क्या कि पहले चूहे को खटका दबाने पे भोजन मिलता था, तब तक उसने जारी रखा, पर बाद में उसने खटका दबाने पे बिजली का झटका देना शुरू किया, और धीरे धीरे खटका दबाने की अनुक्रिया क्या हो गई? विलोपित हो गई। और दोस्तों फिलहाल अब हमारा उत्तर है दोस्तों शेपिंग। शेपिंग क्या है, मैं आपको अब शेपिंग बताऊंगा। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, मैं क्लास में बड़ा हंस के अंदाज में बताता हूं। क्या कि अगर गवर्नमेंट बोले क्या कि भैया आज से रात को 12 बजे स्कूल खुलेगा, सुबह 4 बजे बंद हो जाएगा, तो कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़ना चाहेंगे? उत्तर है कोई नहीं यार, कोई नहीं छोड़ेगा। कोई सरकारी, शेपिंग मीन्स होता है ढालना, आकृति बनाना, अर्थात व्यक्ति खुद को बस फायदा, पासवर्ड क्या है? फायदा पुरस्कार, सिर्फ फायदा और पुरस्कार मिलता रहे, आदमी खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेगा। केबीएस एनबीएस वाले लेह लद्दाख से अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं, जहां मानव भी नहीं है, दूर दूर तक कोई निशान नहीं है मानव का, तो भी बेचारे ऐसी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। यही क्या है दोस्तों? शेपिंग। खुद को अनुक्रिया के अनुसार ढाल लेना शेपिंग है। एंड द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। आइए हो जाए दोस्तों, आज का दिन शायद हमारा बहुत खास होने वाला है। तो आइए देखते हैं, अगर घंटी की आवाज हटाकर सिर्फ अकेले भोजन प्रस्तुत किया जाए तो लार टपकाना दोबारा भोजन पर सीखा नहीं जाएगा, यह लार अपने आप टपकती है। पावलॉव ने इस प्रक्रिया को क्या कहा है? उच्च श्रेणी अनुकूलन,
निम्न श्रेणी अनुकूलन, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्लाभ। गाइज आइए एक बार देखते हैं। यस आइए। अगर घंटी की आवाज हटाकर सिर्फ भोजन के लिए प्रस्तुत किया जाए तो लार टपकाना दोबारा सीखना नहीं पड़ेगा, यह अपने आप टपकती है। पावलोव ने इसे क्या कहा है दोस्तों? तो चारों शब्द बहुत ही खास है गाइज, बहुत ही खास शब्द हैं। तो चारों शब्दों का मैं एक एक करके आपको मतलब बताता हूं दोस्तों। आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि भोजन पर लार टपकाना बहुत बड़ा चमत्कार है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा, भोजन से घंटी पर लार टपकाना निम्न श्रेणी अनुकूलन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक असली उद्दीपक है, वह है भोजन। क्योंकि भोजन की सहायता से आसान है घंटी पर क्या टपकाना? लार टपकाना। इसलिए दोस्तों यह निम्न श्रेणी, मतलब जब यूसीएस की मदद लेकर स्वाभाविक उद्दीपक से कृत्रिम उद्दीपक पर लार टपकाए तो यह निम्न श्रेणी अनुकूलन होगा। पर दोस्तों मुश्किल क्या होगा? जब बनावटी उद्दीपक से एक और बनावटी उद्दीपक पर लार टपकाई जाए। जैसा आप जानते हैं, घंटी की आवाज का सहारा लेकर उसने टॉर्च की प्रकाश पर लार टपका दी। यह है उच्च श्रेणी अनुकूलन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, यह ज्यादा मुश्किल है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि एक जैसे उद्दीपकों पर एक जैसी अनुक्रिया होगी। क्या? कि अगर उसकी घंटी खराब हो गई, उसने हारमोनियम बजाया, गिटार बजाया, तो भी लार टपकी। इसे उद्दीपक सामान्यीकरण करते हैं। पर दोस्तों आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर है डी फॉर डेनमार्क, स्वतः पुनर्लाभ। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्या? कि अगर घंटी की आवाज को हटा करके फिर से वापस कौन लाया जाए? सिर्फ भोजन लाया जाए तो कुत्ते को दोबारा भोजन पर लार टपकाना नहीं सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो, अपने आप लार टपकाता है। चाहे 10 साल बाद भी भोजन आएगा तो भी लार टपकेगी। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी स्वतः पुनर्लाभ, अपने आप पहले जैसी स्थिति में आना। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। तो आइए, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, कई बार, तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आज के क्वेश्चंस थोड़ा कुछ कमाल करें। और क्वेश्चन दोस्तों क्या है? जब घंटी की आवाज पावलोव के प्रयोग में पहली बार आती है, यह कैसा उद्दीपक है? एनएस, यूसीएस, सीएस और यूसीआर। मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ है, इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि आरपी सर आपने नहीं बताया है। जब घंटी की आवाज पावलोव के प्रयोग में पहली बार आती है तो यह कैसा उद्दीपक मानी जाएगी? स्वाभाविक उद्दीपक, अनुकूलित उद्दीपक, या न्यूट्रल स्टिमुलस, निष्क्रिय उद्दीपक या तटस्थ उद्दीपक, या दोस्तों स्वाभाविक अनुक्रिया? दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, खुद मैंने आपको बोला था, क्या क्लास में बोला था कि पावलोव के प्रयोग को समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। इसको समझने के लिए पावलोव की कोई जरूरत नहीं है। खुद सोचिए गाइस, क्या खुद सोचिए, जब पहली बार घंटी बजाई होगी पावलोव ने, तो इस प्रयोग को बिना पढ़े भी हम जानते हैं कि लार टपकी नहीं होगी। क्यों नहीं टपकी होगी? क्योंकि न तो अभी इसकी आदत पड़ी है, ना तो ये भोजन की तरह स्वाभाविक उद्दीपक है, पर अपना पावलोव तो घंटी पे लार ही टपकाना चाहता है। क्योंकि घंटी लार टपकाने में सफल नहीं रही है, इसलिए ऐसे उद्दीपक को हम कहेंगे निष्क्रिय उद्दीपक। कैसा उद्दीपक कहेंगे? निष्क्रिय उद्दीपक, या इसे हम बोलते हैं तटस्थ उद्दीपक। और दोस्तों इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। देखिए, न्यूट्रल स्टिमुलस, और इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एस। फिर से सुनिए गाइज, क्योंकि जब प्रयोग में पहली बार घंटी आई होगी तो दोस्तों कोई भी लार नहीं टपकी होगी। क्यों? क्योंकि ना तो यूसीएस है, ना तो बाद में दोस्तों कुत्ते को आदत पड़ती है तो सीएस बन जाता है। पर जब तक आदत नहीं पड़ी है वो लार नहीं टपकाएगा। ऐसे में घंटी एक डेड उद्दीपक है, एक मृत उद्दीपक है, और ऐसे उद्दीपक को हम क्या कहते हैं? एनएस कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ रहे हैं। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए, हल ने दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ाया है, अभी आज ही कुछ लोगों को पढ़ाया है। हल ने उस अवस्था को क्या कहा है जहां व्यक्ति के पास कोई आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए साम्यावस्था, ऑप्शन बी प्ररोध, ऑप्शन सी आवश्यकता, ऑप्शन डी प्रोत्साहन। गाइस पढ़ाया हुआ है तो मैं चाहूंगा दोस्तों का आप उत्तर बताएं। हल ने उस अवस्था को क्या कहा है जहां व्यक्ति के पास कोई आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों हाँ, आइए
थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। हल ने उस अवस्था को क्या कहा है जहां व्यक्ति के पास कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों हम जानते हैं इसका उत्तर क्या है। और मैंने आपको क्या बोला था, हल ने मनुष्य को क्या कहा दोस्तों, हल ने मनुष्य को कहा कि मनुष्य एक आलसी जानवर है। सुनिए कितना मजेदार बात है। उसने कहा मनुष्य एक आलसी जानवर है जो न्यूटन के जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। और जड़त्व का नियम क्या है कि जब तक बाहर से कोई दम न लगाया जाए, कोई भी वस्तु अपनी पहली अवस्था में बनी रहेगी। तो उसने कहा दोस्तों कि साम्यावस्था वह अवस्था है जो संतुलित अवस्था है। राजा की तरह लेटा है बिस्तर पर, उठने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसके पास कोई आवश्यकता नहीं है। तराजू की तरह, तराजू के दोनों साइड्स की तरह संतुलित है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और ऐसी अवस्था को उसने कहा है होमियोस्टेटिस। देखिए इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, होमियोस्टेटिस। और ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। यस करें, हाँ सर हम समझ रहे हैं, फिर आगे चला जाएगा दोस्तों। आगे हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट, आइए आइए। हद हो गई दोस्तों। तो आइए एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। गुथरी ने, ध्यान से देखेंगे, गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत सिद्ध कर दिया। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया इसलिए मैं चाहूंगा आप बताएं। गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत सिद्ध कर दिया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हो जाए दोस्तों भाई, गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत सिद्ध कर दिया। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों का आप उत्तर देंगे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो एक बार मुझे बताएं, गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत सिद्ध किया। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं गुथरी के सिद्धांत के 2 नाम बहुत डेंजरस हैं। पहला, मैं चाहूंगा आप इसे देखें, इसका मैंने आपको नाम लिखाया है, इसको कहा गया है एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। और दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत। क्या, साहचर्य सिद्धांत। इन्हीं में वह नियम सिद्ध हुए हैं दोस्तों। क्या कहा, गुथरी ने कहा कि जब प्राणी एक ही बार में एकल प्रयास क्या है दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आग लगी है और आप आग में फंसे हो, एक आदमी कह रहा है भैया बाहर निकल आओ, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं भाई मुझे थोड़ी देर जल जाने दो, मैं तो थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम फॉलो कर रहा हूं। यहां आदमी भागेगा एक ही बार में, एक ही बार में भागम भाग जाएगा। यह एकल प्रयास अधिगम एक ही बार में सीख लेना, अर्थात थॉर्नडाइक का त्रुटि और प्रयास का नियम गलत है क्योंकि प्राणी सीख लेता है एक बार में। तो दोस्तों एकल प्रयास से त्रुटि और प्रयास का नियम गलत सिद्ध हो गया। और दोस्तों उसने क्या कहा कि जब कमरे में आग लगी होगी और कोई आदमी कह रहा है क्या कि भाई बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, तो आप थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह थोड़ी बोलोगे भाई 2 किलो जलेबी लाओ तो मैं बाहर आऊंगा। यहां आदमी की जान खतरे में है, सीधा भागेगा। अर्थात यहां पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसने कहा थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी क्या है, गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि बिना भोजन के भी बिल्ली बाहर भागती है, लोग बिना पुरस्कार के भी सीखते हैं। तो उसने थॉर्नडाइक के 2 नियमों को सरासर गलत कर दिया। पहला त्रुटि प्रयास का नियम, दूसरा उसने कहा बिना पुरस्कार के भी अधिगम होता है, इसलिए थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी गलत है। एंड द राइट आंसर इज, गाइस जब आप समझ गए होंगे, राइट आंसर है क्या, बी फॉर बॉम्बे। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए, पावलाव ने CSI, इसको कई बार पढ़ाया है इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसे छोटा करूं मैं, SI, यस यस। पावलाव ने CS और UCS के बीच कितने समय का अंतराल माना है। फिर सुनेंगे, पावलाव ने CS और UCS के बीच कितने समय का अंतराल माना है। मतलब घंटी की आवाज और भोजन के बीच कितना गैप होना चाहिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 7 सेकंड गाइस। इस और इसे दोस्तों आप उत्तर देते रहेंगे और इसे हम उनकी भाषा में कहते हैं आइडियल इंटरवल, इसे हम कहते हैं आदर्श अंतराल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम आदर्श अंतराल कहते हैं। जरा आप ही सोचिएगा, खुद सोचिए, अगर आप सुबह 6 बजे घंटी बजाते हो
और शाम को 6 बजे भोजन देते हो। कुत्ता क्या बेवकूफ है जो लार टपकाएगा घंटी की आवाज पे? वो समझ जाएगा यार इतना देर बाद भोजन आता है, मुझे घंटी पे लार टपकाने की क्या जरूरत है, जब भोजन आएगा तो मैं लार टपकाऊंगा। अर्थात दोस्तों एक बात तो साफ है कि अनुकूलन के लिए, कंडीशनिंग के लिए, आदत डालने के लिए, आप भी जानते हो घंटी और भोजन के बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा गैप होगा तो कुत्ता कंफ्यूज होगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि यह गैप कम से कम होना चाहिए। और उन्होंने इसे कितना माना था? 5 सेकंड। कितना माना था दोस्तों? 5 सेकंड। लेकिन मैंने आपको बोला था पावलॉव के अंदर में कुछ स्टूडेंट पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने इसको और घटा दिया, उन्होंने सिर्फ इसे 2 सेकंड माना। क्योंकि हम लोग पावलॉव को ले रहे हैं इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड। पर उन्होंने इसको सिर्फ कितने सेकंड माना था? उन्होंने सिर्फ इसे कितने सेकंड माना था? 2 सेकंड। पर क्योंकि पावलॉव का मॉडल ले रहे हैं इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर है 5 सेकंड। और अब चलेंगे दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का हर क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही है। आई मापन के 4 स्तर किसने बताए हैं दोस्तों? आई मापन के 4 स्तर किसने बताए हैं? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी ब्लूम ने, ऑप्शन सी स्टीवेंसन ने, ऑप्शन डी B.O. स्मिथ ने। गाइस आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे। मापन के 4 स्तर किसने बताए हैं? स्किनर ने, ब्लूम ने, स्टीवेंसन ने, या फिर B.O. स्मिथ ने। गाइस आई तो मैंने दोस्तों तमाम जगह जहां पे मापन मूल्यांकन पढ़ाया है आप सभी को बताया है कि दोस्तों मापन के, जो कि मापन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है जिसका, और उस व्यक्ति ने दोस्तों बताए हैं मापन के 4 स्तर। मैंने कल चारों स्तर बताए थे। कौन कौन से 4 स्तर थे? क्रमिक मापन, नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और आनुपातिक मापन। और यह डिवीजन दिया है किसने? स्टीवेंसन ने। गाइस यह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आता है, काफी आता है। एक बार फिर से देखें, पहले का नाम था नामित मापन, जब सिर्फ नाम के आधार पर मापन हो जाए तो इसे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। दूसरा ऑर्डिनल, हाँ, जिसमें क्रम भी हो, और ऐसे मापन को हम क्या कहते हैं? क्रमिक मापन। और जिसमें नाम क्रम के साथ साथ एक गैप हो, ऐसे मापन को हम क्या कहते हैं? अंतराल मापन कहते हैं। और दोस्तों मैंने क्या बोला था? वह मापन जिसमें कोई इकाई नहीं होती, जिसमें मापन की कोई इकाई नहीं होती और परम शून्य भी आता है। ये दोस्तों लास्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? इसकी कोई इकाई नहीं होती, और इसमें एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो आता है, और इस वजह से सबसे ज्यादा पूछता है आनुपातिक मापन। और यह 4 स्तर बताए हैं किसने? स्टीवेंसन ने। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। और अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों। आइए, यस करेक्ट आंसर हम समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आइए 10वां, शिक्षण में मध्यस्थ चर किसे माना गया है? शिक्षक को। आइए दोस्तों थोड़ा बड़ा कर सकता हूं इसको, थोड़ा क्वेश्चन छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूं। यस आई शिक्षण में मध्यस्थ चर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, शिक्षार्थी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं शिक्षण में मध्यस्थ चर किसे मानते हैं, गेस करिए। तो आपको बता दो दोस्तों कि शिक्षण के 3 चर माने गए हैं। शिक्षक को, गुरु जी को सबसे उम्दा, सबसे फ्री माना गया है, इसलिए गुरु जी को माना गया है कैसा चर? स्वतंत्र चर। विद्यार्थी को गुरु जी पे डिपेंडेंट बताया गया है, इसलिए इसे कैसा चर माना गया है? आश्रित चर। अब आप खुद सोचो, जब गुरु जी मिल जाएं और उनके चेले मिल जाएं, जब दोनों मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे, और जो बात करेंगे वही तो इन लोगों को जोड़ेगा दोस्तों। और जो 2 लोगों को आपस में जोड़ता है उसे हम कैसा चर कहते हैं? मध्यस्थ चर। क्यों मध्यस्थ चर? मध्यस्थ कौन होता है दोस्तों? जो 2 लोगों में बातचीत करवाता है, 2 लोगों के झगड़े निपटवाता है, जो 2 लोगों में कंप्रोमाइज करवाता है। तो पाठ्यक्रम ही वह कनेक्टिंग लिंक है, वह संपर्क सूत्र है जो शिक्षक शिक्षार्थी को आपस में जोड़ता है। इसलिए दोस्तों शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को कैसा चर माना गया है? मध्यस्थ चर। एंड द राइट आंसर इज गाइज बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। हाँ आइए आगे चलते हैं। यस नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यस, संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है गाइज?
संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है? 1 सेकंड, 30 सेकंड, अनंत, इनमें से कोई नहीं गाइस। आइए लेट्स गो, आइए, यस, आइए, आइए। दोस्तों कभी कभी आपने कल्पना किया है कि आम का स्वाद खट्टा कैसा आता है? 1 सेकंड के लिए दोस्तों, 1 सेकंड के लिए याद आता है, क्योंकि आम तो खा नहीं रहे हो इसलिए टिकेगा। जैसे आम खाए हो आप 10, 20, 30 सेकंड वो टिका रहेगा। लेकिन अगर आप स्वाद को 1 सेकंड के लिए याद किए तो क्योंकि खा तो रहे नहीं हो, अचानक गायब हो जाएगा। और ऐसी स्मृति को हम संवेदी स्मृति कहते हैं। और इसकी दोस्तों अवधि कई एग्जाम में पूछा गया है, इसकी अवधि कितनी होती है दोस्तों? 1 सेकंड, जो इंद्रियों के माध्यम से, सेंसरी मेमोरी कहते हैं इसे। और दोस्तों जो अल्पकालीन, समझते जाइए, अल्पकालीन स्मृति है दोस्तों, वह कितने सेकंड की होती है? 30 सेकंड की। फिलहाल इस समय हमारा उत्तर नहीं है, आप जान ही रहे हो। और दोस्तों ऐसी स्मृति, जैसे आज तक आपने वर्णमाला सीखा, कभी आपको ऐसा लगा कि आप 3 दिनों से क नहीं याद कर पा रहे हो या ख नहीं याद करवा पा रहे हो? यह हमेशा के लिए याद हो गया है। और ऐसी स्मृति को हम, जो अनंतकालीन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घकालीन स्मृति दोस्तों। और यह होती है अनंत समय के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसको देख लें जल्दी से। आइए, यह दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से एक क्वेश्चन है, तो समझ गए हैं। संवेदी मेमोरी 1 सेकंड, 30 सेकंड के आसपास अल्पकालीन मेमोरी, और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म मेमोरी की अवधि होती है अनंत। यह बहुत लंबे समय तक याद रह सकती है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आई, यस, आई, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यस, स्मृति के 4 तत्व किसने बताए हैं दोस्तों? स्मृति के 4 तत्व किसने बताए हैं? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी एबिंगहॉस ने, ऑप्शन सी टॉलमैन ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। दोस्तों आइए देखते हैं। यस, मैंने क्वेश्चन पहले भी लिया है। आइए, स्मृति के 4 तत्व किसने बताए हैं? स्किनर ने, एबिंगहॉस ने, टॉलमैन ने, वुडवर्थ ने। दोस्तों कई बार इसको ले चुका हूं, तो मैं जैसा आपको बताता हूं हमेशा कुछ पॉइंट दोस्तों इसलिए डालता हूं कि सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं गाइस, सारे ऑप्शन। तो मैंने आपको बोला था विस्मृति के अध्ययन के जनक कौन है? विस्मृति के अध्ययन कई बार ले चुका हूं। विस्मृति के अध्ययन के जनक कौन है? एबिंगहॉस है दोस्तों। कौन है? एबिंगहॉस है। टॉलमैन ने, मैंने कल क्या बताया था आपको? विस्मृति का चिन्ह रॉस का सिद्धांत दिया है। मैंने क्या बोला था कि अगर आपसे अचानक पूछूं कि 500 रुपए का वह नोट जो बंद हो गया था, बंद हो गया है, कैसा दिखता है, तो आप इसे तुरंत याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसके चिन्ह को भूल चुके हैं। तो टॉलमैन के चिन्ह अधिगम से प्रेरित यह सिद्धांत कहता है क्या कि जब कोई चीज चलन से बाहर हो जाती है तो हम उसे भूल जाते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि स्मृति के 4 अंग किसने बताए हैं? वुडवर्थ ने। और मैंने चारों अंग आपको बताया था, याद करिए, मैंने बताया था क्या कि किसी चीज को याद करने के लिए उसे सीखना पड़ता है। पहला चरण क्या है? अधिगम। फिर सीखी गई सूचना को स्मृति में डालना पड़ता है, धारण। दोबारा जरूरत पड़ने पर इसे फिर से याद करना पड़ता है, पुनर्स्मरण। और कौन सी जानकारी कहां यूज होगी इसे पहचानना पड़ता है। तो स्मृति के 4 अंग किसने बताए हैं? वुडवर्थ ने। और चारों अंग क्या हैं? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रैक्टिस, क्वेश्चन वैसे वैसे जटिल होते जाएंगे। एक बार यस करें, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, फिर आगे चला जाएगा। लेट्स गो, आई, यस, आई। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रयोग किस उम्र के बालकों पर किया? दोस्तों किस उम्र के कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रयोग किस उम्र के बालकों पर किया? 6 से 12, 8 से 14, 10 से 16, 16 से 20। गाइज आई पढ़ाया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर दें। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रयोग किस उम्र के बालकों पर किया? ऑप्शन ए 6 से 12, 8 से 14, 10 से 16 या 16 से 20। आइए देखते हैं। यस, आइए शुरुआत करते हैं। यस, लेट्स गो। दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले भी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है
और यह कहानी मैंने दोस्तों आपको बताया था एक बंदे से प्रेरित है जिसका नाम है हिंज। याद करिए, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। हिंज की बीबी को एक प्रकार का कैंसर था दोस्तों, और उसने देखा कि शहर के एक डॉक्टर ने उस कैंसर की एक दवा खोज निकाली है। हिंज के पास पैसा था, डॉक्टर के पास दवा थी। हिंज पैसा लेके डॉक्टर के पास गया, उसने दवा के लिए पैसे दिए, पर डॉक्टर ने दवा का दाम 10 गुना बढ़ा लिया दोस्तों। और पैसा जब 10 गुना बढ़ा दिया, उसे लगा कि पहला ग्राहक है, मैं दवा का मालिक हूं, मैं मनमानी जितना चाहूं उतने में बेचूंगा। दोस्तों पैसा कम पड़ गया किसका? हिंज का। हिंज बेचारा फिर से उधार लेके आया, पर पैसा पूरा नहीं पड़ा, इसलिए रात को न आओ देखा न ताओ देखा, उसने रात को डॉक्टर के घर में सेध लगा दी, दरवाजा तोड़कर सारी दवा चुरा ली और दवा चुरा के दोस्तों भाग गया। यह कहानी 10 से 16 वर्ष के, ध्यान से सुनेंगे, यह कहानी 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाया किसने? हमारे कोहलबर्ग ने। और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बताओ कि यह इसमें कौन गलत है? तो जो बालक, देखिए दोस्तों दो बातें ध्यान रखने लायक है यहां, क्या कि उन्होंने अपने प्रयोग में कोई बालिका नहीं ली थी, सब बालक हैं, इसलिए कोहलबर्ग की आलोचना की जाती है कि उन्होंने महिला नैतिकता पे कुछ नहीं लिखा। साथ ही साथ उम्र समूह क्या था? 10 से 16 वर्ष। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर है क्या? सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आगे चलेंगे। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो है 14वां दोस्तों। आइए, आज दोस्तों कई जगहों पे पढ़ाया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर देंगे, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, यस, और इधर खींच रहा हूं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पूछ रहा है क्या? यस, आइए, जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। आइए, यस दोस्तों, आज ही मैंने कई जगहों पे पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप केवल और केवल सही उत्तर देंगे। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि पियाजे के अलावा एक और बंदे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और क्या खूब दिया है दोस्तों। मैं क्लास में बताता हूं, कुछ मायनों में पियाजे के सिद्धांत पे भी हावी है ब्रूनर का सिद्धांत। जो चीजें दोस्तों चौथी तीसरी अवस्था में दिखाया है, उसको दूसरी में ही दिखा दिया है किसने? ब्रूनर ने दोस्तों। तो पहली अवस्था को कहते हैं संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में इनएक्टिव फेज कहते हैं, जो 0 to 1 ईयर होती है, और जिसमें जैसा नाम है संक्रियात्मक, बच्चे के पास भाषा नहीं है, इसलिए वह खुद को किसके द्वारा प्रकट करता है? क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण। और यह क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण संक्रियात्मक अवस्था। जैसे बच्चे को भूख लगी है तो कौन सा बोल के बताएगा? लैंग्वेज तो है नहीं, तो गला फाड़ के रोएगा, खुश है हा हा करके हंसेगा, अर्थात वह खुद को एक्शन से व्यक्त करता है, इसलिए इस अवस्था को दोस्तों हम संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है प्रतिबिंबात्मक या दर्पण प्रतिबिंब अवस्था। नाम से ही पता चलता है प्रतिबिंब होता है परछाई, और परछाई कब बनेगी? जब वस्तु आंखों के सामने हो। तो दोस्तों जिस अवस्था में सिर्फ मूर्त चिंतन हो, वस्तु के रहने पर ही सोच पाए, उसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। और यह है दोस्तों 1 से 7, और यह उनकी दूसरी अवस्था है दोस्तों। पर तीसरी अवस्था को हम कहते हैं क्या? प्रतीकात्मक अवस्था। जब बालक को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है क्या, कि पापा ने अच्छा किया बचपन में खिलौने वाला कुत्ता नहीं दिया, असली कुत्ता तो बहुत डेंजरस है, देखा आज मोहल्ले में किसी को कुत्ते ने काट लिया है, तो समझ गया है दोस्तों क्या समझ गया है कि कुछ चीजें इतनी खतरनाक हैं कि उनको वास्तविक रूप में दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए असली का प्रयोग न करके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वो समझ गया है कि मानचित्र में जो भूगोल का टीचर नीली रेखाएं दिखा रहा है, मैं दिखाता हूं आपको, आइए नीली रेखाएं देखेंगे, यस, ऐसे ये नीली रेखाएं जो दिखा रहा है दोस्तों, क्या ये नीली रेखाएं, यह असली महासागर नहीं है, बल्कि महासागर का प्रतीक है। क्योंकि असली महासागर को कोई कक्षा में कैसे लाएगा? कक्षा ही बह के चली जाएगी महासागर में। इसलिए वो समझ गया है कि सुविधा के लिए असली चीज के बजाय प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। और यह तीसरी अवस्था को, कलर चेंज कर लो दोस्तों, यह तीसरी अवस्था को ही हम कैसी अवस्था कहते हैं? प्रतीकात्मक अवस्था। सो द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। और अब चलेंगे दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15वां है दोस्तों। क्या? आइए, मूल्यांकन। आइए दोस्तों, क्या बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, आइए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी के मूल्यांकन त्रिकोण में
क्या शामिल नहीं है? अभी कई जगहों पे पढ़ा रहा हूं दोस्तों। एनसीईआरटी के मूल्यांकन त्रिकोण में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव, ऑप्शन सी विद्यालय का वातावरण, डी शैक्षिक उद्देश्य। दोस्तों मैंने इसको कई बार लिया है और मैं चाहता हूं कि आप इसका सही उत्तर दें, सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर। दोस्तों मैंने आपको बोला है कि एनसीईआरटी ने एक मूल्यांकन का दोस्तों क्या बनाया है? त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ यहां त्रिभुज से है, जिसमें उन्होंने दोस्तों, अब समझ रहे हैं त्रिभुज है तो तीन चीजें होंगी। पहला दोस्तों कि क्या है मूल्यांकन, काहे का करोगे आप मूल्यांकन? तो उसने कहा कि कितना चेंज हुआ है अधिगमी के अधिगम अनुभव में, किस हद तक प्राप्त हुए हैं शैक्षिक उद्देश्य, इन दोनों का ही क्या होने वाला है? मूल्यांकन। मतलब दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य ही दिखाता है मूल्यांकन का त्रिकोण। क्या कि मूल्यांकन काहे का होगा? किस हद तक प्राप्त हो पाए हैं शैक्षिक उद्देश्य, किस हद तक चेंज हुए हैं अधिगमी के अनुभव, और इन दोनों का मूल्यांकन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? मूल्यांकन त्रिकोण कहलाता है। और अब आप समझ गए होंगे कि सही उत्तर क्या है, कि विद्यालय का वातावरण इसमें नहीं है, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आई आगे। हाँ इसको यस करेक्ट, हाँ सर हम समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए, बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही हॉट टेट सुपर टीटी भारत के हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही खास मूल्यांकन की डेफिनेशन। वैसे आप में से काफी लोग जानते हैं, पर दोस्तों मैं एक बार पढ़ता हूं, शुरू करेंगे। हाँ, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यह मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मॉरिसन ने, ऑप्शन बी कोठारी आयोग ने, ऑप्शन सी क्विनिन एवं हन्ना ने, ऑप्शन डी ई ए पील ने। गाइस आइए एक बार देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यह किसकी परिभाषा है? मॉरिसन की, कोठारी आयोग की, क्विनिन एवं हन्ना की और ई ए पील की। दोस्तों और मैं बताता हूं गाइस कि मैंने दुनिया में मूल्यांकन की बहुत परिभाषाएं देखी गाइस, बहुत देखी है। मोर्डोक एंड ब्रैडफील्ड की देखी मैंने, क्विनिन और हन्ना की देखी दोस्तों, हेल्मस्टेडर की परिभाषा देखी, और मैंने दोस्तों डांडेकर साहब की परिभाषा देखी। पर दुनिया की सबसे परफेक्ट परिभाषा दोस्तों इसे मैंने देखा, और यह परिभाषा दिया है किसने? कोठारी आयोग ने। दोस्तों क्या कहा है? एक बार मैं चाहूंगा परिभाषा पे भी एक निगाह क्यों न डाल ले। क्या कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप साल के अंत में बैठ करो कॉपी चेक करेगी, लगातार करते रहो, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा कर। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और मूल्यांकन और पढ़ना अलग अलग नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है, अभिन्न अंग है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, यह मूल्यांकन से ही पता चलेगा। और यह परिभाषा दी है दोस्तों किसने? कोठारी आयोग ने। एंड बीफ बॉम्बे इज द राइट आंसर। एक बार यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं, फिर आगे चला जाएगा। यस लेट्स गो। अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17वां दोस्तों। आइए मजा आ जाए दोस्तों। आइए यस, बहुत ही जबरदस्त एक परिभाषा और ले रहा हूं दोस्तों। मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? स्टीवेंसन की, कैंपबेल की, हेल्मस्टेडर की, मोर्डोक एवं ब्रैडफील्ड की। दोस्तों आइए यहां दोस्तों 2 परिभाषाएं जो बराबर, मैंने बोला कि जैसा आपको पहले ही बोला था, क्या परिभाषा है आप उत्तर देते रहे, तब तक मैं आपको परिभाषा एक बार बताता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है, जैसा मैं आपको हमेशा क्लास में बताता हूं, कि मापन संभव ही नहीं है अगर आप ना दे क्या अंक। अंकों के बगैर नहीं हो पाएगा मेरे बच्चों क्या मापन। उन्होंने क्या कहा कि मापन में अंक अलॉट करना जरूरी है। जरा सोचिए, गणित की कॉपी का मूल्यांकन मापन चल रहा है। एक आदमी ने पूछा, भाई सर बताइए मुझे गणित में कितने नंबर हैं? उन्होंने कहा, बेटा आपको बहुत सारे नंबर मिले, इतने नंबर मिले। मैं इतने नंबर का क्या मतलब है भाई? इसलिए आपको अंक में बताना पड़ेगा कि आपको 30 नंबर मिले हैं, आपको 60 नंबर मिले हैं, आपको 100 नंबर मिले हैं, आपकी गणित बहुत बढ़िया है। तो मापन, एक तो क्या बात कही, एक तो मापन में आपको अंक देना है, दूसरा
निश्चित नियम भी होने चाहिए अंक देने के। भैया टीटी देखिए, निश्चित नियम क्या है, जैसे टीटी में मैं क्लास में बताता हूं क्या, टीटी में 150 है परीक्षा का क्या पूर्णांक, तो कोई अगर जान भी ले ले तो आप 151 नंबर नहीं दोगे, चाहे सारे क्वेश्चन सही हो, आप बोलो नहीं सर मैं बड़ा प्रभावित हो गया हूं, 5 नंबर अपनी तरफ से देना चाहता हूं। तो दोस्तों आप 150 ही दे सकते, 151 नहीं दे सकते, क्योंकि यह क्या है, निश्चित नियम। और एक क्वेश्चन कितने अंक का है, 1 अंक का है। आप बोलो सर मेरी बड़ी इच्छा है सर इसको 7 नंबर दे दूं, तो आप 7 नंबर नहीं दे सकते, निश्चित नियम। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, इसका सही उत्तर है दोस्तों स्टीवेंसन। और दूसरी दोस्तों इसी से मिलती जुलती परिभाषा किसकी है, कैंपेल की, जो क्या कहता है, निश्चित नियमों के अनुसार, यहां तक की परिभाषा वही है दोस्तों, वस्तुओं एवं बस एक चीज इसने जोड़ दी है, वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करना मापन है, प्रदान करना मापन है। बस एक चीज, यहां देखिए वस्तुओं लिखा है, यहां पर वस्तु एवं घटनाओं लिखा है, और यह परिभाषा किसकी हो जाती, कैंपेल की। पर क्योंकि यहां घटनाओं नहीं लिखा है इसलिए यह परिभाषा किसकी है, स्टीवेंसन की। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों ये, हरलॉक ने, दोस्तों यह एक बहुत ही फ्रेश और मजेदार क्वेश्चन है, हरलॉक ने विकास के दौरान होने वाले कितने प्रकार के परिवर्तन बताए हैं दोस्तों। हरलॉक के अनुसार विकास के दौरान कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 1 2 3 4 आई हो जाए। हरलॉक के अनुसार विकास के दौरान कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 1 2 3 4। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है उत्तर। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हरलॉक एक महिला मनोवैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक। और दोस्तों हरलॉक को खास कर जाना जाता है विकास के अध्ययन के लिए, और खासकर उनकी सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए। तो उन्होंने दोस्तों क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि विकास के दौरान 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, नई आकृतियों एवं आदतों का जन्म होता है, नई आकृतियों एवं आदतों का जन्म। और उसने कहा कि यही बस नहीं होता, पुरानी वाली गायब भी होती है, पुरानी आकृति एवं आदतों का विलोपन, आदतों का विलोपन। और तीसरा उन्होंने कहा अनुपात, विकास का अनुपात भी बदलता है, अनुपात में परिवर्तन। और चौथा, लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन है, लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो एक एक करके अंग जन्म लेते हैं, पहले मस्तिष्क, हाथ पैर, फिर उंगलियां, अर्थात नई नई आकृतियों, चलना रेंगना, नई नई आदतों का विकास होता है। पर दोस्तों जब नई वाली आती है तो पुरानी गायब हो जाती है। जैसे दूध के स्थायी दांत नई आकृति है, तो दूध, माफ करेंगे दोस्तों, स्थायी दांत नई आकृति है तो दूध के दांत क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पुरानी आकृति। और जैसे ही तो आपने चलना सीख लिया, रेंगने की आदत का क्या हो जाएगा, विलोपन। अनुपात में अगर आप दोस्तों शुरुआत में देखिए, शुरुआत में मानव शिशु का सिर बाकी अंगों के अनुपात में भारी होता है, पर बाद में हाथ पैर जैसे अंग सिर के अनुपात में ज्यादा भारी हो जाते हैं। अर्थात अनुपात में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। और आप खुद सोचिए, अलग अलग अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में बालक की लंबाई चौड़ाई और वजन आदि में ढेर सारे क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। और अब आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। आइए लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 19 जबरदस्त दोस्तों। आइए, ये 2 क्वेश्चन दोस्तों जो यूपीटीटी में बहुत, यूपीटीटी क्या सुपर टीटी दोनों में काफी पॉसिबल रहेंगे, तो मैं चाहूंगा क्यों न हम इन्हें एक बार पढ़ें दोस्तों। देखिए, पिता से एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त होने पर पैदा होने वाले बालक शिशु में कौन सा सिंड्रोम पाया जाएगा। ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, और दोनों या दोनों नहीं गाइज। आइए एक बार देखते हैं इसको। पिता से एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र मिलने वाले बालक शिशु में कौन सा सिंड्रोम होगा। दोस्तों आप उत्तर देते रहे होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं
कि सर कैसे आपको पता चला कि ये बालक शिशु है। क्योंकि दोस्तों अगर बालक शिशु नहीं रहेगा तो जब बालिका होगी तो उसके तो दोनों पहले से ही क्या होंगे, एक्स। तो अगर पिता से एक एक्स एक्स्ट्रा मिला तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिता से मिला है। इसलिए यहां पर सिर्फ क्या संभावना बनेगा, एक्स वाई। इससे क्या पता चलेगा कि पापा से मिला है वाई और मम्मी से मिला है क्या, एक्स। और अब आप ध्यान से देखेंगे इसी में एक और आ गया क्या, एक्स। तो अब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दो कनेक्शन बन रहे हैं, एक लड़की का बन रहा है एक्स एक्स और एक लड़के का बन रहा है एक्स वाई। अर्थात अब आप समझ गए होंगे यह एक ऐसा बालक होगा जिसकी पौरुष शक्ति प्रभावित होगी और हो सकता है इसमें बालक बालिकाओं दोनों के संयुक्त गुण हो, और ऐसे सिंड्रोम को हम बोलते हैं क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों इसे कैसा सिंड्रोम कहते हैं, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। एंड द राइट आंसर इज बी, बॉम्बे। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 20, किस बीमारी को राजघरानों की बीमारी कहते हैं। आइए किस बीमारी को राजघरानों की बीमारी कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णांधता, रक्तचाप, हीमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं गाइज। आइए किस बीमारी को राजघरानों की बीमारी कहते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया था कि राजघरानों की, देखिए गाइज आप जानते हैं वर्णांधता, पहली बात तो दोस्तों रक्तचाप वंशानुक्रम जनित बीमारी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, यह भी इसके मतलब आपका उत्तर अब नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, वर्णांधता जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। दोस्तों लाल और हरे रंग में जो अंतर नहीं कर पाता उसको बीमारी होती है, यह वंशानुक्रम जनित होती है, यह वर्णांधता की बीमारी होती है। पर दोस्तों जिसमें खून के थक्के, ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या आती है, ऐसी बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं दोस्तों। और एक्चुअली जानते हैं दोस्तों, जो लोग ज्यादा आराम पसंद होते हैं, बैठे रहते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लड क्लॉटिंग की। तो अब आप समझ रहे हैं भैया सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में कौन है, दुनिया के राजे महाराजे। इसलिए दोस्तों कई राजकुमारों को, कई रानियों को, कई राजकुमारियों को यह बीमारी हुई, इसलिए इसे राजघरानों की बीमारी कहते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है यूपीटीटी में, और पहली बार एक क्वेश्चन आ चुका है, आप जाके पेपर देखिएगा। पहली बार इसे इंग्लैंड की महारानी, ध्यान से देखेंगे, इंग्लैंड की महारानी, जब इसका टेस्ट करने का तरीका आया तो टेस्ट करने पर जो पहली पॉजिटिव पाई गई उस तकनीक से, और वो थी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। तो इसलिए इसे किसकी बीमारी कही जाती है, राजघरानों की बीमारी। एक बार देख लेंगे, यस आगे चलेंगे, इसे राजघरानों की बीमारी कहते हैं। आगे चलेंगे, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर गाइज। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, 1964 में आए ब्लूम के भावात्मक डोमेन में कुल कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 1, 3, 5, 7। आइए देखते हैं 1964 में जो ब्लूम के भावात्मक पक्ष में कुल कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 1, 3, 5, 7। आइए आइए, यस शुरू करेंगे, उत्तर बताएंगे दोस्तों, और शेयर करना जारी रखेंगे गाइज। हाँ आज आपसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। आइए, और मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर दें। हाँ यस, आइए, यस, आइए, 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 आइए। आइए। और जैसा दोस्तों मैंने
आइए, तो अब सब कुछ ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन है कि अब आप बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसके 5 स्तर हैं और पांचों स्तर एक बार देखेंगे। पहला दोस्तों हम कहते हैं क्या, पहले को हम कहते हैं अभिग्रहण, हाँ, रिसीव करना, हाँ, अभिग्रहण। दूसरा, उसको प्राप्त करने के बाद क्या करना, अनुक्रिया करना। फिर यह कितना मायने रखता है, मूल्य निर्माण। फिर इसे अपने अंदर क्या करना, संगठन करना। फिर इसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लेना, क्या कहलाता है, चरित्रीकरण। दोस्तों देख लेंगे, ये 5 चरण हैं, अभिग्रहण, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। और सही उत्तर है दोस्तों क्या, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, तो द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। एक बार यस करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको अकेले ब्लूम ने नहीं दिया था, इस चरण को 2 और लोगों ने मिलकर दिया था, मेसिया एंड क्रॉथवेल। हाँ, एक बार यस करेंगे, हाँ सर हम आपको समझ रहे हैं, और फिर हम दोस्तों आगे चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई क्वेश्चन नंबर 22। और दोस्तों यह बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है गाइस, मैंने बोला था जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको क्वेश्चन का स्तर बेहतर होता चला जाएगा। क्या, शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है यह शिक्षण कौशल। दोस्तों बहुत हॉट, वेरी वेरी हॉट। अगर मैं आपको बोलूं तो यह परिभाषा कुछ ज्यादा ही हॉट रहने वाली है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों, तो उत्तर है एलन गेज ने दी है, मैकिंटर एम वाइट ने दी है, वी के पासी ने दी है, या इनमें से किसी ने नहीं दी है। दोस्तों आइए देखते हैं। यस, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बोला था कि शिक्षण कौशल की 3 परिभाषाएं हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहेगी। और 3 परिभाषाएं दी है किसने दोस्तों, एलन गेज ने, मैकिंटर एवं वाइट ने, वी के पासी ने। फिलहाल दोस्तों जो इस समय आपको परिभाषा दिख रही है वह वी के पासी की है, तो मैं चाहूंगा कि आप बाकी दोनों परिभाषाएं भी सुने दोस्तों। एलन गेज ने क्या कहा है कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। यह किसने कहा है, यह कहा है एलन गेज ने दोस्तों। और मैकिंटर वाइट ने क्या कहा है, शिक्षण कौशल शिक्षण संबंधित व्यवहारों का वह समूह है जो कक्षा में अंतःक्रिया के माध्यम से उन परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। यह मैकिंटर एंड वाइट की परिभाषा है। पर जिस समय जो आप परिभाषा देख रहे हैं दोस्तों, यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा है वी के पासी की परिभाषा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यस, और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण, दोस्तों डीडब्ल्यू, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं? ऑप्शन ए 1, 3, 5, 7 हो जाए दोस्तों। आई यस, आई यस, आई यस, आई तो आपको बता दें, एलन ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण, इस बार क्वेश्चन एकदम अलग है। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के दोस्तों 5 सिद्धांत बताए हैं। पहला पहला यथार्थ शिक्षण, क्या, यथार्थ शिक्षण। दूसरा, दूसरे को कहा है दोस्तों क्या, शिक्षण की जटिलताओं में कमी, शिक्षण की जटिलताओं में कमी। अगला, शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण, अभ्यास पर नियंत्रण। चौथा, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। और चौथा है दोस्तों तुरंत प्रतिपुष्टि, तुरंत
प्रतिपुष्टि। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों पॉइंट है। अब आप समझ ही गए होंगे, आप देख सकते हैं। पहली बात उन्होंने कहा क्या, क्योंकि इसमें कम स्टूडेंट होते हैं, कक्षा की संख्या छोटी होती है, छात्र की संख्या छोटी होती है, कम समय लगता है, इसलिए यहां बकवास के लिए कोई जगह नहीं है। यह यथार्थ शिक्षण है, रियल टीचिंग है। शिक्षण की जटिलताओं में कमी, मैंने पहले बोला जो बाह्याडंबर है, ज्यादा संख्या, ज्यादा फलाना ढिमकाना, उसको कम कर दिया गया, तो यह जटिलताओं की कमी हो गई। शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण दोस्तों, क्यों? क्योंकि एक समय में एक ही चीज सिखाई जाती है, इसलिए लंबे में आप कई जगह गलती करोगे। छोटा पढ़ाओगे तो आपको जल्दी गलती सुधार किया जाएगा, इसलिए बार बार अभ्यास करने पर रोक लगेगी। और अगला क्या है, विशिष्ट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि शिक्षण कौशल में हम विशिष्ट शिक्षण कौशल सिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप पढ़ा के चले जाते हो, 4-4 महीने फीडबैक नहीं आता, पर आप में से काफी लोगों ने शिक्षण कौशल पढ़ा है, शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा है, इसमें तुरंत फीडबैक दिया जाता है। और यह 5 सिद्धांत किसने दिए हैं गाइस? किसने? एलन ने। और इसको एक बार आप देख लेंगे, यह है एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। आई, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में आदर्श पाठ की अवधि कितनी है दोस्तों? हो जाए। हाँ, एक जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार देखिए। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में आदर्श पाठ की अवधि कितनी है? लेट्स गो। आई, यस, आई, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में आदर्श पाठ की अवधि कितनी है? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भारतीय सूक्ष्म शिक्षण जो प्रतिमान है उसे किसने बनाया है? एनसीईआरटी ने। अब आपको एक बार लग रहा होगा, आपका मूड ढूंढ रहा होगा कि सर क्यों नहीं लिखे हैं क्या 36 मिनट? तो 36 मिनट तो टोटल चक्र की अवधि है। टोटल चक्र की अवधि क्या है? 36 मिनट। 36 मिनट आदर्श पाठ की अवधि नहीं दोस्तों, आदर्श पाठ की अवधि है 6 मिनट। कितनी है? 6 मिनट। मतलब 6 मिनट का शिक्षण, 6 मिनट की प्रतिपुष्टि, 12 मिनट की पुनर्योजना, 24 हो गया। फिर वही रिपीट हो जाता है, पुनर्शिक्षण, पुनर्प्रतिपुष्टि। और इस तरह से टोटल कितने मिनट बनते हैं? 36 मिनट बनते हैं। एंड द राइट आंसर इज गाइज कि आदर्श पाठ के लिए सिर्फ कितने मिनट मिलेंगे? 6 मिनट में आपको आदर्श पाठ पढ़ाना है। और आदर्श पाठ में क्या पढ़ाना है वो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। यस, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई, क्वेश्चन नंबर 25। आई, सूक्ष्म शिक्षण, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। आप बताएंगे क्योंकि आप करके आए हैं। सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाया जाता है? शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र। आई, सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षण विधियां, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल, सी शिक्षण के सिद्धांत, डी शिक्षण के सूत्र। आई, तो आपको दोस्तों मैं जल्दी से बता देता हूं क्या सिखाया जाता है। दोस्तों आप खुद बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा चैप्टर है जो इतना छोटा है कि आप उसे 6 मिनट में सिखा लें? 6 मिनट में आप कोई चैप्टर नहीं सिखा सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें पढ़ाया कोई विषय वस्तु नहीं जाता। और दूसरी बात, पहली बात तो आप जान लें दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए नहीं है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण खुद टीचर के लिए है, जिसमें उसको पढ़ाने के कौशल सिखाए जाते हैं। जैसे दोस्तों क्या 6 मिनट में आपको क्या बोला जाएगा कि 6 मिनट में आप इस टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करके दिखाओ, तो यह कैसा कौशल होगा? यह प्रस्तावना कौशल होगा दोस्तों। क्या होगा? शिक्षण का कौन सा कौशल होगा? क्योंकि दोस्तों यही तो है जो 6 मिनट में आप पढ़ा सकते हो। 6 मिनट में आप विज्ञान का और हिंदी का कोई चैप्टर थोड़ी पढ़ा पाओगे। इसलिए शिक्षण आप सभी पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाया जाता है? शिक्षण कौशल। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए, टॉरेंस ने प्रतिभाशाली बालकों के कुल कितने गुण बताए हैं? दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। टॉरेंस ने प्रतिभाशाली बालकों के कुल कितने गुण बताए हैं? 84, 85, 86, 87 है। यह भी दोस्तों एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। टॉरेंस ने प्रतिभाशाली बालकों के कुल कितने गुण बताए हैं? दोस्तों यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन में अग्रणी नाम है किसका? टॉरेंस का। और दोस्तों उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों के 84 गुण बताए हैं। दोस्तों कितने गुण बताए हैं? 84। एंड द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार के बालक से, जबरदस्त क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने अभी 2-3 दिन पहले पूछा था, तो मुझे लगा इसको ले लेना चाहिए। किस प्रकार के बालक से आप शारीरिक श्रम कराना पसंद करेंगे? दोस्तों जनरली आप बच्चे से काम नहीं करवा सकते, पर एक ऐसा भी बंदा है जो इसका अपवाद है। तो ऐसा कौन सा बालक है जिससे आप चाहोगे कि मेहनत करवाओ? तो क्या है? अपराधी बालक। आइए देखते हैं। अपराधी बालक,
मंदबुद्धि बालक, देखते जाइए, मंदबुद्धि बालक, अति सक्रिय बालक, प्रतिभाशाली बालक। दोस्तों कई बार आ चुका है, कई बार मैं भी ले चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। किस प्रकार के बालक से आप शारीरिक श्रम कराना पसंद करेंगे? आइए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था, ऐसा बालक भला कौन होगा जो, दोस्तों आप पहली बात तो बालक से, यही मात्र एक ऐसा अपवाद है, बाकी आप किसी बालक से, टीचर आप थोड़ी बोलोगे बेटा जाओ मैं बहुत मोटा भैंसा हो गया हूं, मैं जाऊंगा श्यामपट्ट नहीं साफ कर सकता, आप जाइए खुद श्यामपट्ट साफ करिए। पर दोस्तों एक ऐसा बालक है जिसकी बीमारी ही है कि वो अत्यंत ज्यादा सक्रिय है, अगर आप उससे कुछ अच्छा काम नहीं करवाओगे वो किसी को थप्पड़ मारेगा, किसी के पैर पे पैर रख करके मार देगा, किसी को गुदगुदी करेगा, किसी को चुटकी काटेगा। मतलब वो अगर बुरा तो करेगा पक्का, मतलब अगर आप उसको बोलो बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो, बेटा भगवान का भजन करो, तो वो चुप्पी मार के, मैंने बोला था ना कि वो हाथ ऐसे हिलाता रहेगा, आप बोलोगे बेटा हाथ रोको, तब भी हाथ ऐसे हिलता रहेगा। तो मतलब एक बात तो पक्का है कि कुछ करेगा तो मजबूरी में, ध्यान से सुनिए एक बार, यस करें, हाँ सर हम समझ रहे हैं, कुछ गलत करे उससे बेहतर है कुछ अच्छा करवाओ, इसलिए इससे श्यामपट्ट साफ करवाएंगे, पुस्तकालय की पुस्तकें लाइन में लगवाएंगे, और ऐसे बालक को हम कहते हैं, क्योंकि इसकी बीमारी ही है जरूरत से ज्यादा सक्रिय होना। यह अपवाद है गाइस, एक बार कंफर्म करें, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं। और अब चलेंगे दोस्तों लास्ट 3 क्वेश्चन, और लास्ट 3 क्वेश्चन हैं क्या, 28वां, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र मनुष्य के लिए असंभव है? गाइस बार बार पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र मनुष्य के लिए असंभव है? ऑप्शन ए नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, सरल वक्र, मिश्रित वक्र। यस आई, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र मनुष्य के लिए असंभव है? गाइस आइए एक बार देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन सा है, मैंने आपको चारों वक्र पढ़ाए हैं दोस्तों, तो आइए एक बार चारों देखते हैं। यह रहा सरल वक्र, यह रहा नतोदर वक्र, यह रहा उन्नतोदर वक्र, और यह रहा दोस्तों क्या, मिश्रित वक्र। कैसा वक्र? मिश्रित वक्र, जिसमें सीखने की गति असमान हो। तो आप दोस्तों देख रहे हो कभी धीमा है कभी तेज है, पर यहां थोड़ा देखिए दोस्तों, क्या यह कैसा वक्र है? सरल। यह एकदम सर्रा ऊपर जा रहा है, कभी थक नहीं रहा है, कभी सो नहीं रहा है, कई सालों से गणित लगा रहा है बिना ऊबे। पर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप 2 साल या 2 दिन लगातार 48 घंटे पढ़ सकते हो, भले ही आपको पढ़ना पसंद हो, पर कुछ समय बाद आपको ऊबन आएगी, अर्थात आपका अधिगम हमेशा सीधी रेखा में बिना रुके नहीं जा सकता। इसलिए यह बड़ा ही व्यंगात्मक नाम है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में पढ़ाते वक्त बोलता हूं कि यह बहुत ही व्यंगात्मक नाम है, कि भले ही नाम है इसका कैसा वक्र, सरल वक्र, पर मनुष्य नहीं बना सकता कैसा वक्र, सरल वक्र। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां सीखने की गति यूं सीधा जा रही है, न कभी सो रहा है, न कभी बुखार आ रहा है इसको, न कभी थकावट आ रही है। तो एक बात तो पक्का है, यह मैन नहीं हो सकता, या तो ये ईश्वर है या तो ये कोई रोबोट या मशीन है, इसलिए यह नहीं है संभव किसके लिए, मनुष्य के लिए। और अब आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज क्या, 29वां। यस, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की क्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। यह परिभाषा किसने दी है गाइज? बहुत ही तगड़ी परिभाषा है और बहुत ही हॉट रहेगा, काफी चांस रहेगा। पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने दी है दोस्तों, रॉस ने दी है, सोरेंसन ने दी है, या रेक्स एवं नाइट ने दी है गाइज। आई, जैसा आप जानते हैं पिछली बार परिभाषा किसकी आई थी दोस्तों? पिछली बार परिभाषा आई थी रॉस की। क्या आई थी? पठार अधिगम की क्रिया की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को दिखाता है जब सीखने की में कोई उन्नति नहीं होती। यह परिभाषा है रॉस की। पर दोस्तों जो परिभाषा आप देख रहे हैं यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है स्किनर की। दोस्तों स्किनर की परिभाषा क्या कहता है कि पठार, दोस्तों आप देखिए क्या पठार कैसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया पठार, ध्यान से सुनेंगे, पठार तब बनता है, ध्यान सुनेंगे, पठार तब बनता है जब कुछ समय के लिए अधिगम में आपने लिया हो अवरोध, कुछ समय के लिए विश्राम लिया हो। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, अब पठार ऐसे थोड़ी बनेगा, पठार तो क्षैतिज ही बनेगा। इसलिए क्या कह रहा है कि पठार एक क्षैतिज फैलाव है जिससे सीखने की क्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। और यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? हमारे स्किनर साहब ने। एंड गोइंग टू टेक
द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों लेने जा रहा हूं, और यह अंतिम क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यस, और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपके उत्तर भी देखूं और आपके कमेंट भी देखूं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 कहता है, अधिगम का वह कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्बलन व पुरस्कार को महत्व नहीं देता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, डी समीपता का सिद्धांत। हमने कई बार दोस्तों इसको क्लास में डिस्कस भी किया है और कई बार मैंने आपको वैसे भी बताया है। इसी वजह से वह सिद्धांत दुनिया में इतना खास बना, और आप जानते हैं सही उत्तर क्या है? इसको आइए, और इस सिद्धांत का नाम है दोस्तों क्या? तो आप जानते हैं दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक की बिल्ली तो रोटी के लिए परेशान ही है, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। दूसरा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर का है, और उसने तो सिद्धांत का पासवर्ड ही क्या है? पुरस्कार और फायदा। चूहा खटका इसलिए दबाता है, क्यों? क्योंकि मिलता है भोजन। कबूतर चोंच इसलिए मारता है क्योंकि मिलता है दाना, अर्थात यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है भैया। पावलोव का कुत्ता लार किस लिए टपकाता है? भोजन के लिए लार टपकाता है, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अधिगम का समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का समीपता का सिद्धांत दिया है किसने? गुथरी ने। और गुथरी ने दोस्तों कहा क्या? कि बिना पुरस्कार के भी बिल्ली भागती है। जब गोली चलने की धाए से आवाज आती है तो बिल्ली बिना भोजन, अभी दोस्तों आपको कोई लाठी लेके दौड़ा ले और आपको भागने की अनुक्रिया करनी हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई रुको, मैं 10 लाठी खा लूं, पहले 2 किलो जलेबी लाओ, भले मैं लाठी खाता रहूं तब भागूंगा। आप यहां सरपट भागोगे, आप पुरस्कार थोड़ी मांगोगे, नहीं भाई इनाम दो तब मैं भागूं वरना मैं लाठी खाता रहूंगा। अर्थात यहां पुरस्कार और पुनर्बलन को कोई महत्व नहीं दिया है किसने? गुथरी ने। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। और दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, हर बार की तरह पीडीएफ आपको मिलेगी चंद्रा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। और जैसा मैंने आपको बोला था, बताएं दोस्तों कैसा लगा, एक बार देख लें कैसे आपको, मुझे दोस्तों एक साथ फीडबैक दें कैसा लगा यह सेशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल कुछ लोगों ने कहा सर हमें बताइए पीडीएफ कैसे मिलेगी। दोस्तों आपको जाना है टेलीग्राम पे। अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लें, और दोस्तों वहां पे लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। क्या लिखेंगे? चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और दोस्तों जब आप चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखेंगे तो आपको यह चैनल दिखेगा, आप इसे क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगा किसका? ज्वाइन का। जैसा आप जानते हैं ज्वाइन करते हैं ग्रुप, और जैसे ही ज्वाइन का ऑप्शन हो आप ज्वाइन कर ले। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और दोस्तों आपको अभी 10 मिनट में यह पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों 10-12 मिनट में आप चेक कर लेंगे। कल की पीडीएफ आप सभी को मिल गई है? एक बार यस करें। हाँ सर कल की पीडीएफ मिल गई है। मुझे बताएं दोस्तों कल की पीडीएफ का क्या हाल है? यस आइए इसको आइए, तो कल की पीडीएफ का क्या हाल है और मुझे बताएं दोस्तों कैसा रहा यह सेशन, और अपने स्कोर बताएं दोस्तों क्या रहा स्कोर, एक बार स्कोर भी बता दें। आज आपका स्कोर क्या रहा है? यस आइए, क्या स्कोर रहा है दोस्तों? जितने लोग लाइव हो भी मुझे स्कोर बताएं अपना। यस आइए आइए, यस आइए आइए, यस आइए आइए, यस। अब इस समय दोस्तों आपको रोज ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, रोज आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। दोस्तों स्कोर बताएं। यस स्कोर बताएं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर बताएं, ईमानदारी से अपने स्कोर बताएं ताकि मैं भी आंखों की आप कहां हैं। 22 ठीक है, बेस्ट ओके। 24 बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए चलिए ठीक है। आकाश सिंह, मैंने शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का पेपर देखा नहीं है, सुपर टेट वाला, प्रधान अध्यापक वाला, मैं देख के उत्तर लगवा देता हूं। ठीक है मुझे भेजिएगा, नहीं तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट का कोई ग्रुप हो आपके पास, किसी ग्रुप में जुड़े हो तो आप पेपर भेज दें। यस 24 17 दोस्तों बहुत ही बढ़िया। कुमार लवकुश कुमार, अगर आपने 27 स्कोर किया है तो रियल में आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। 20 30 21 आप लोगों ने उत्तर बड़े ईमानदारी से भेजे दोस्तों, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 26 17 10 18 6 मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा। देखिए गाइज ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है। 16 तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज की इस प्रैक्टिस से
आपने एक झलक तो देख ही ली होगी कि आगे की प्रैक्टिस मैं कैसे लेने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आरपी मिश्रा इस वक्त आपको कहता हूं अब वेरी गुड नाइट। और दोस्तों फिर से बोलता हूं, टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे लिखे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, आपको एक ग्रुप दिखेगा, फिर आप इसे ज्वाइन कर लें और 15-20 मिनट बाद दोस्तों आपको दी जाएगी पीडीएफ जो संप्रास जी अभी डालेंगे। तो चलिए गाइज, टिल देन आई आरपी मिश्रा से गुड बाय टू यू गाइज। और कल 8 बजे इसी चैनल पर इससे और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ मैं वापस आऊंगा। टिल देन आई से गुड नाइट टू यू गाइज, कीप ऑन वॉचिंग चंद्रा इंस्टीट्यूट।